ससुराल पराया मायका। आभा को देखने के लिए राजीव अपने माता पिता के साथ उसके घर आया हुआ था। देखिए बहन जी, हम बड़े लोग तो बातें करते ही रहेंगे, लेकिन जिंदगी तो बच्चों को एक साथ बितानी है ना। अगर आप बुरा ना माने तो बच्चों को थोड़ी देर के लिए छत पर भेज देते हैं। दोनों एक दूसरे से उनकी पसंद नापसंद के बारे में चर्चा कर लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी, हम भी कोई पिछड़े ख्यालों वाले लोग थोड़ी ना है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जाओ बाबा बेटा राजीव के साथ, उन्हें अपना ऊपर वाला फ्लोर दिखा दो। हाँ, आभा और राजीव ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं। आभा जी, अगर आपको मेरे बारे में कुछ जानना हो या कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकती हैं। मुझे तो आप बहुत पसंद आई हैं। बड़े घोंचो हो यार तुम, ऐसे ही किसी भी लड़की को बस देखकर पसंद कर लोगे? मतलब मेरी शक्ल देखकर ही मैं तुम्हें पसंद आ गई? तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है मैं कौन हूँ, कहाँ आती जाती हूँ? ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं तुम्हें दिखाने के लिए सिर्फ संस्कारी बनने का नाटक कर रही हूँ और मेरी असलियत कुछ और ही हो। तुम्हारी ये सब जानने की कोई इच्छा नहीं है क्या? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे शादी तो एक ट्रस्ट पर ही टिकी होती है ना, और मुझे ट्रस्ट है आपके ऊपर। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गलत लड़की पर विश्वास कर रहे हैं आप। मुझे आपके साथ कोई शादी नहीं करनी। मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपने मम्मी पापा के कहने की वजह से आई हूँ। और एक मिनट रुको, ये फोटो देख रहे हो? इससे शादी करने वाली हूँ मैं। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम नीचे जाकर इस शादी के लिए मना कर दो। राजीव तो आभा की बात सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाता है। छत से नीचे आने के बाद, चलिए मम्मी, यहाँ पर ज़्यादा देर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अरे बेटा, लेकिन हुआ क्या? आपको आभा पसंद नहीं आई या उसने कुछ कहा है आपसे? मैं ये शादी नहीं कर सकता, मुझे बख्श दीजिए, चलिए मम्मी। इतना कहकर राजीव अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए वहां से लेकर चला जाता है। राजीव के जाने के बाद, मम्मी वैसे बकरा तो बहुत अच्छा पकड़ कर लाई थी, लेकिन मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अभय से शादी करनी है। बस 2 दिन की बात है, मैं तो यहाँ से रफू चक्कर होने वाली हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो कभी भी इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। आज वो राजीव को पकड़ कर लाए हैं, कल किसी और नमूने को पकड़ कर ले आएंगे। अभय, अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। जल्दी ही हमने शादी ना की तो पक्का मम्मी पापा मेरी शादी किसी और के साथ करवा देंगे और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। फिर मुझे दोष मत देना। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज रात को 11 बजे तुम तैयार है ना? आज ही मैं तुम्हें लेने आऊंगा और हम वहीं से सीधे मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। ठीक है, मैं तुमको रात में मिलती हूँ। उसी रात आभा अभय के साथ घर से भाग जाती है और दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। देखो आभा, मैंने तुमसे किया हुआ अपना हर वादा निभाया है। मैं कोई धोखेबाज लड़का नहीं हूँ। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। हाँ भाई, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तभी तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे साथ चली आई। देखो, मैंने तो अपना प्यार साबित कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें भी साबित करना होगा कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी अपना प्यार साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बोलो क्या करना है मुझे? ठीक है, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवा देता हूँ। वैसे भी अपना मायका तो तुम छोड़ा ही हो, अब वो घर ही तुम्हारा अपना घर होगा। अभय आभा को लेकर अपने घर जाता है। क्या कहा? तुम दोनों ने शादी कर ली है? अरे हम क्या मर गए थे जो तू अकेले ही जाकर इसे ब्याह कर ले आया? और ऐसा क्या दिख गया तुझे इस लड़की में जो तू बावला हो गया इसके चक्कर में? हैं? मुझे तो ये देखने लायक भी नहीं लग रही। अरे माँ, अब गुस्सा थूक दो ना। और देखो, जो कुछ भी हुआ है ना, वो जल्दबाजी में हुआ। माना कि शादी हमने अपनी मर्जी से की है, लेकिन देखो, आशीर्वाद लेने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास ही आया ना। और तुम चिंता मत करो, आभा एक बहुत अच्छी लड़की है। तुम जैसा चाहोगी ना, ये वैसे ही रहेगी। खुद को अच्छी बहू साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी ये। क्यों आभा, करोगी ना माँ को खुश? हाँ, क्यों नहीं माँ जी, हमारी गलती के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। आगे से जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। देखा भाई, तू साफ साफ सुन ले, ये लड़की तो मुझे फूटी आंख भी नहीं सुहाई है, लेकिन फिर भी तेरी खुशी के लिए मैं इसे घर में रहने की इजाजत देती हूँ। अभी तक तो तूने अपनी मन मर्जी चला ली, लेकिन अब अपनी इस आभा रानी को समझा देना कि ये मेरा घर है और यहाँ पर मेरी मर्जी चलती है। अगर मेरे हिसाब से रह सकती है तभी इसे इस घर में जगह मिलेगी, वरना ले जा इसे और वापस इसके बाप के घर छोड़ा। वो नौबत नहीं आएगी माँ, मैं कह रहा हूँ ना, ये आपको हमेशा खुश रखेगी। काफ़ी मिन्नतें करने के बाद अंत में अभय की माँ आभा को अपनी बहू स्वीकार कर लेती है। दूसरी तरफ जब आभा के घर वालों को पता चलता है कि आभा घर छोड़कर चली गई है तो घर में जैसे अफरा तफरी सी मच जाती है। सुनिए जी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। अब पता लगाइए ना, कुछ तो करिए आप। भाग्यवान, आज के बाद नाम मत लेना उस लड़की का। अरे पूरे खानदान के मुंह पर काली पोत कर चली गई तुम्हारी बेटी, और कोई दूध पीती बच्ची नहीं है कि कोई उठा ले गया उसे। घर के सारे जेवर और कैश लेकर गायब हुई है तुम्हारी बेटी। सोची समझी साजिश है उसकी। क्या चाहती हो, थाने में जाकर तुम्हारी बेटी के नाम की रपट लिखवाऊं ताकि जो 2-4 लोगों के बीच में इज्जत बची हुई है वहां भी मेरी इज्जत उछल जाए?
अखबार में बड़े बड़े अक्षरों में खबर आएगी कि अग्रवाल जी की बेटी 1 लाख कैश और जेवर लेकर फरार हो गई। यही चाहती हो क्या तुम? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, लेकिन बेटी की चिंता तो होती है ना। ये चिंता तुम्हें समय रहते करनी थी। जब लड़की हाथ से बाहर जा रही थी तब तो तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब चिंता करने का कोई फायदा नहीं। भूल जाओ कि तुम्हारी कोई बेटी थी। आज के बाद उसका नाम भी मत लेना इस घर में। जिसके साथ गई है अब उसी के साथ अपना पूरा जीवन बिताएगी। हमारा उसके साथ अब कोई संबंध नहीं है। और हाँ, एक बात का खास तौर पर ख्याल रखना, अगर मुझे पता चला कि तुम अपनी नालायक बेटी के किसी भी तरह से संपर्क में हो तो मैं तुमसे भी अपने सारे संबंध खत्म कर लूंगा। पति और बेटी के बीच में किसी एक को चुनना है तुम्हें। सोच लो कि तुम्हें किसका साथ देना है। पति की बात सुनकर आभा की माँ आंसू बहाने लगती है। उस दिन के बाद आभा के माता पिता आभा की कोई खोज खबर नहीं निकालते, यहाँ तक कि उसके नंबर पर एक बार भी फोन तक नहीं मिलाते। दूसरी तरफ आभा के ससुराल में एक भी काम करने का तरीका नहीं आता तुझे। बस घर छोड़कर चली आई मुंह उठाकर। बहू बनने जा रही है, 2 पैसे का दिमाग तो है नहीं। चलिए महारानी घर बसाने। क्या हुआ माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? सबसे पहले तो तू अपना ये मोबाइल इधर दे। ला, मुझे दिन दिन भर मोबाइल चलाने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे माँ जी, लेकिन आप इस तरह से मुझसे मेरा मोबाइल कैसे छीन सकती हैं? अब तू मुझे बताएगी कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। रुक जा, आने दे आज अभय को, मैं तुझे दिखाती हूँ। शाम को जब अभय ऑफिस से घर आता है तो उसकी माँ उसे बुलाती है। अभय, अभी के अभी लेकर जा इसे यहाँ से और इसके घर छोड़ कर आ। अरे ऐसी बदतमीज लड़की के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। एक तो काम करने की अकल नहीं है, बस जबान चलाना आता है इसे। अरे माँ, क्या हो गया? क्यों नाराज हो रही हो? मैं बताती हूँ अभय, तुम्हारी मम्मी ने मेरा फ़ोन छीन लिया। अब तुम ही बताओ ये क्या तरीका हुआ? अरे मैं कोई कैदी हूँ कि मेरा फ़ोन जब्त कर लिया जाएगा? मेरी माँ के बारे में ऐसी बात कहने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी? मम्मी ठीक कहती थी, तेरे जैसी लड़कियां घर में ले आने के लायक ही नहीं होती। किसी की इज्जत करना आता ही कहाँ है तुम्हारे जैसी लड़कियों को? अरे ये कैसी भाषा में बात कर रहे हो अभय तुम मुझसे? तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया और अब तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? अरे चल चल, बहुत देखिए तेरे जैसी। जिन माँ बाप ने तुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, तेरे हर नखरे उठाए अगर तू उनकी नहीं हुई तो मेरी क्या सगी होगी? मैंने तुमसे एक बार कह दिया और तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे साथ भागने को तैयार हो गई। अरे तुम्हारे जैसी घटिया लड़कियों का कोई ईमान नहीं होता। आज मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, कल कोई मुझसे भी अच्छा मिल जाएगा तो मुझे भी छोड़कर चली जाओगी। इसलिए तुम्हारी फितरत समझ कर ही मेरी माँ ने तुमसे तुम्हारा मोबाइल ले लिया है। ना तुम्हारे हाथ में मोबाइल रहेगा, ना ही तुम हवा में उड़ोगी अब बस उतना ही सुनो जितना तुम्हें बताया जा रहा है। घर के कामों में मन लगाओ। तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें छोड़ ही चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सर से ये छत भी चली जाए। अभय की बात सुनकर आभा फूट फूट कर रोने लगती है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कितनी मूर्ख थी मैं। अभय जैसे धोखेबाज लड़की के लिए मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया। दिल क्या दुखाया, मैंने तो उन्हें जीते जी मार ही दिया। तभी तो मम्मी पापा ने मुझे एक भी बार ढूंढने तक की कोशिश नहीं की। उनके लिए तो मैं पहले ही मर चुकी हूँ। और इस अभय को मेरे जीने मरने से कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जीना ही नहीं चाहिए। आभा आधे घंटे तक रोती रहती है, लेकिन अब उसके साथ सहानुभूति रखने वाला इस घर में कोई नहीं था। महारानी, अगर मगरमच्छ के आंसू बहा लिए हो तो अब उठकर जरा खाना बना दो। तुम्हारा तो रो रो कर पेट भर गया होगा, लेकिन हमें पेट भरने के लिए खाने की जरूरत होती है। सास की आवाज सुनकर आभा अपने आंसू पोंछती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। आभा के साथ अभय की माँ और अभय का व्यवहार हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होता जा रहा था। वे लोग पूरा पूरा दिन उससे घर के काम करवाते थे और ठीक से खाना भी नहीं देते थे। आभा के पास ना तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे, ना खाने के लिए ढंग का खाना। ऊपर से सास के दिन रात तानों को सुनकर उसकी मानसिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई थी। पास में मोबाइल फोन भी नहीं था कि किसी को मदद के लिए बुला सके, और वैसे भी मदद मांगती तो किससे? माँ बाप को तो वो खुद छोड़कर आई थी। किसी तरह 2 महीने का समय बीत जाता है। एक दिन, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही है। ऐसा कर, जाकर बाजार से सब्जी ले आ और उसके बाद आकर जल्दी से खाना बना लेना। ठीक है माँ जी, मैं भी लेकर आती हूँ। आभा सब्जी का थैला उठाकर बाजार की ओर निकल जाती है। बाजार में अभी वो सब्जियां खरीद ही रही थी, तभी उसे महसूस होता है कि सामने खड़ा एक लड़का उसे घूर रहा है। आभा नजरें फेर कर जल्दी जल्दी सब्जियां खरीदने लगती है और वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ती है तो सामने ही उसे वो लड़का नजर आता है। अरे आभा, ये तुम ही हो ना? मुझे पहचाना नहीं? मैं वही घोंचू हूँ जिसने तुमने एक ही नज़र में पसंद कर लिया था। याद है या भूल गई? प्लीज़, मैं अपने उस बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर देना, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। नमस्ते।
अरे रुको रुको, एक बात तो बताओ, ये कैसी हालत बना रखी है तुमने अपनी? कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। अकेली लड़की देखकर फायदा उठाना चाह रहे हो क्या? आभा, तुमने उस दिन भी मुझे गलत समझा था और आज भी तुम मुझे गलत ही समझ रही हो। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था, इससे ज्यादा मेरा और कोई इरादा नहीं था। मैं जानता हूं अभय के साथ शादी की है ना तुमने। क्या हुआ, हैरान हो गई कि मैं तुम्हारे पति का नाम कैसे जानता हूं? मैं सिर्फ तुम्हारे पति को ही नहीं, तुम्हारे पति की माँ को भी अच्छे से जानता हूं। पता है क्यों? क्योंकि वो मेरे ही चाचा का बेटा है। उस दिन जब तुमने मुझे फोटो दिखाई थी ना, तभी मैं उसे एक नज़र में ही पहचान गया था कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अभय ही है। अभय को मैं बचपन से जानता हूँ, एक नंबर का आवारा और बिगड़ैल किस्म का लड़का है वो। उस समय तो मुझे इतना ही समझ में आया कि तुम एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हो। आज नहीं तो कल तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि अभय तुम्हारे लायक नहीं है। इसीलिए उस समय गुस्से में मैं अपनी माँ को लेकर तुम्हारे घर से चला गया था। लेकिन चाह कर भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। पूरा दिन मेरे दिमाग में वही सब बातें घूमती रही। अगले दिन शाम को मैंने फिर से तुम्हारे घर फ़ोन लगाया था। तुम्हारी मम्मी ने फ़ोन उठाया और बताया कि तुम घर छोड़कर कहीं चली गई हो। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और तुम्हारे किए हुए बर्ताव के लिए वो बेचारी बहुत शर्मिंदा थी। अब तुम्हारे घर वाले तुमसे बहुत नाराज़ थे, तो वो तुम्हारे बारे में बात भी नहीं करना चाहते थे। इसीलिए मैंने भी बातों को ज़्यादा तूल नहीं दिया और फ़ोन काट दिया। मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि हो सकता है अगर अभय ने तुमसे शादी की है तो वो वास्तव में तुमसे प्यार करता ही होगा। लेकिन मैं गलत था। तुम्हारी शादी के कुछ दिनों बाद मैंने पता लगवाया तो मुझे सारी असलियत पता लग गई कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। मैं सब जानता हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने मन की बात खुलकर बता सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम क्या मेरी मदद करोगे? मुझे तो मेरे माँ बाप ने भी छोड़ दिया है। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे कर्मों की ही सज़ा है। मैंने जो अपने माँ बाप के साथ किया वो तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। और वैसे भी तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम्हारा इसमें क्या फ़ायदा? समय रहते ही अगर तुमने मुझे अपने भाई के बारे में बता दिया होता तो शायद आज मेरी जिंदगी बच जाती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कोई देर नहीं हुई है आभा। मैं तुम्हें उस अभय के चंगुल से बचाऊंगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे राजीव। अभय और उसकी माँ बहुत शातिर है। उन्होंने मेरे सारे जेवर, कैश सब कुछ रख लिया है। और वैसे भी उनकी चंगुल से निकलने के बाद जाने के लिए मेरे पास कोई घर भी तो नहीं। अब वही मेरा घर है। अगर तुम्हें इतराज़ ना हो तो मैं अभी भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन तुम करोगे क्या? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन राजीव अभय के घर जाता है। चाची जी, आज मैं आपके फ़ायदे की बात करने आया हूँ। क्या फ़ायदे की बात करने आया है? हम भी तो जाने। जिस मकान में आप लोग रह रहे हैं ना, ये दादाजी का मकान है, जिसमें 50% हिस्सेदारी हमारी भी है। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं अपना हिस्सा छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये देखिए, मैं प्रॉपर्टी के कागज़ भी बनवा कर लाया हूँ। अरे करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, तो ऐसे ही छोड़ने को तैयार हो गया? मुझे नहीं लगता तू इतना मूर्ख है। आपने बिल्कुल सही समझा चाची। मैं ये डील कोई ऐसे ही नहीं करने आया। इसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। अभय को आभा को डिवोर्स देना होगा। इन कागज़ों को साइन करना होगा ताकि आभा इस रिश्ते से मुक्त हो सके। इधर अभय ने डिवोर्स पेपर पर साइन किया और उधर ये मकान आपका। क्या कहती हूँ माँ? अरे कर देना साइन, इस नास बिटी से भी छुटकारा मिल जाएगा और ये प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। करोड़पति हो जाएंगे हम लोग, और क्या चाहिए। अभय तलाक के कागजों पर साइन कर देता है। उसके बाद राजीव आभा को लेकर वहां से चला जाता है। राजीव, तुम्हारा यह एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। एक तलाकशुदा लड़की से शादी करने के लिए तुमने अपनी करोड़ों की संपत्ति दांव पर लगा दी। अगर इस प्रॉपर्टी के बदले में मुझे अपनी मनपसंद लड़की से शादी करने का मौका मिला है तो ऐसे मौके को कोई बेवकूफ़ी छोड़ना चाहेगा ना। और वैसे भी तुम्हारी ज़िंदगी बचाने की खुशी उस प्रॉपर्टी के जाने से बहुत ज़्यादा है। इसके बाद राजीव आभा से शादी कर लेता है और फिर उसे लेकर उसके माँ बाप के घर पहुंचता है। वहां जाकर वो आभा के मम्मी पापा को समझाता है और पूरा परिवार फिर से एक